हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। दोस्तों मैं हूं महेश मंडलई, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमारी क्लास चल रही है कंटिन्यू दोस्तों, और आज का टॉपिक है हमारा क्या है, अनुस्वार। क्या है दोस्तों, अनुस्वार। अनुस्वार और अनुनासिक ये हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा है अनुस्वार और अनुनासिक। जो पिछली क्लास है दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर इस वीडियो के पहले का लेक्चर नहीं देखा दोस्तों, पहले का वीडियो नहीं देखा, तो मैं ये राइट साइड में आई बटन में दोस्तों लिंक दे दूंगा, तो वहां पर आप लिंक को प्रेस कीजिए, तो दोस्तों वहां पर पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेंगे आपके लिए, आपके साथ। तो देखिए दोस्तों कि अनुस्वार क्या है। आज का टॉपिक हमारा है अनुस्वार। दोस्तों अनुस्वार हम लोग ये देखेंगे कि अनुस्वार कैसे लगाया जाता है और कहाँ लगाया जाता है, तो ये हम समझेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक। तो चलिए आइए हम देखते हैं अनुस्वार क्या है। डेफिनेशन कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, क्या है दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है। जिन वर्णों को जो हम उच्चारण करते हैं ना दोस्तों, तो जो वायु हमारे जो नाक से बाहर निकलती है वही क्या कहलाती है दोस्तों, अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है, या फिर अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार को व्यक्त करने के लिए दोस्तों शिरोरेखा के ऊपर, क्या दोस्तों, शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगी हुई रहती है दोस्तों, जैसे ये है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। यही क्या है, प्रयोग किया जाता है, यही क्या है दोस्तों, अनुस्वार कहलाता है। जैसे देखिए ये जो मैंने लिखा है शब्द दोस्तों कि हंस है, जो बिंदी लगी है हंस, ये अंगना है, कंगना है, हंस, कंस, ध्वंस इत्यादि आदि, ईटीसी मतलब इत्यादि, ऐसे शब्द आदि ऐसे शब्दों में लगाए जाते हैं जो हमारे अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आगे देखिए कि प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ग के जो पंचम अक्षर है ना दोस्तों, वहीं से हमारे जो पंचम अक्षर दोस्तों, वर्ग के पंचम अक्षर है, वहीं से अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आई होगी कि अनुस्वार कैसे लगता है, अनुस्वार कहाँ से आया है, और कैसे शब्दों में कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं, जैसे कि आपने अगर लिखा यहाँ पर किसी मात्रा के साथ अनुस्वार लिखा है दोस्तों, क्या है, जैसे किसी मात्रा के साथ, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ईट, ये ईट लगा, ईट है, क्या लिखा है, ये ईट है, और ये जो बिंदु है दोस्तों, तो ये हमारा अनुस्वार नहीं कहलाता है। क्या है दोस्तों, ये हमारा अनुस्वार नहीं कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये नहीं लिखा है और नहीं में ये जो बिंदी लगी है दोस्तों, ये हमारा अनुस्वार नहीं कहलाता है, ये हमारा कहलाता है अनुनासिक। क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है अनुनासिक, है ना दोस्तों। अनुस्वार किसको कहते हैं, तो जिस मात्रा के साथ अगर बिंदी लगी हुई वो अनुस्वार नहीं बल्कि अनुनासिक कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम आगे डेफिनेशन के साथ समझते हैं। चलो आइए हम नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन के साथ समझते हैं कि अनुनासिक। तो इसकी डेफिनेशन है अनुनासिक की कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक और मुख से, कहाँ से दोस्तों, नाक और मुख से हवा निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे नाक और मुख दोस्तों दोनों की सहायता से यहाँ से अगर हवा निकलती है दोस्तों, तो वो कौन से, यहाँ से हवा निकलती है, तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक को व्यक्त करने के लिए चंद्र बिंदु जो ये दिया है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर अनुनासिक को व्यक्त करेंगे ना करने के लिए, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ये नीचे लिखा है कि माँ, माँ बोल के देखिए माँ, तो हमारे नाक और मुख से दोनों की सहायता से हम बोल पा रहे हैं माँ। फिर दोस्तों हंसना, जो हंसना, यहाँ ऊपर आपको मैंने अनुस्वार में बताया था कि हंस बताया था, यहाँ पर लिखा है ये जो हंस, ये दोस्तों यहाँ पर अगर अब यहाँ पर देखिए हंसना क्या है, ये जो है हंसना, गांधी, चांदनी, अंगना, हंस, तो ये जो है मुख और नाक दोनों की सहायता से बोला जाता है। ये इन्हीं को कहते हैं अनुनासिक कहते हैं।
तो दोस्तों आपको ये जो डेफिनेशन है अनुनासिक की ये आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि अर्धचंद्राकार क्या है दोस्तों, कि अब बताऊंगा मैं आपको तीसरा कि अर्धचंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार की डेफिनेशन के साथ में आपको समझ में आएगा कि अर्धचंद्राकार कि कैसे चिन्ह होता है, कैसे लगाया जाता है, मैं आपको डेफिनेशन के साथ समझाता हूँ। आइए हम तीसरा समझते हैं, अगला समझते हैं कि अर्धचंद्राकार क्या है। अर्धचंद्राकार तो हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा की कुछ ध्वनियाँ प्रयोग होने लगी है। क्या है दोस्तों कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा की कुछ ध्वनियाँ प्रयोग होने लगी है। उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए चंद्राकार का प्रयोग किया गया है या प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों कि जो ये हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा की कुछ ध्वनियाँ ऐसी है दोस्तों। देखिए कि हम बोलते हैं कि अ, ये जो अ है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं, कोई बीमार हो जाएगा तो बोलेंगे कि डॉक्टर के पास, नहीं डॉक्टर नहीं बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉक्टर। तो ये है सही उच्चारण दोस्तों, डॉक्टर। यही है हमारे अर्धचंद्राकार, ये है दोस्तों अर्धचंद्राकार बिंदु। अब ये यहाँ पर है, कहाँ जा रहे भैया, तो बोलेंगे कि भैया हम तो कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज नहीं कॉलेज, ये सही है उच्चारण, कॉलेज, नॉलेज, ये है अर्धचंद्राकार बिंदु है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि द्वितीय व्यंजन क्या है। कि द्वितीय व्यंजन क्या है, देखिए कि जब किसी शब्द में एक साथ दो समान व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। क्या है दोस्तों, जब किसी शब्द में एक साथ दो समान व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो कैसे, देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझाता हूँ कि द्वितीय व्यंजन कौन कौन से शब्द जैसे आ जाए। तो ये है, एक तो दिल्ली, दिल्ली, बिल्ली, दिल्ली, बिल्ली, फिर है डब्बा, डब्बा है, हड्डी है, और भी आ जाएगा, हड्डी है, हड्डी के बाद कुछ और भी जैसे उज्ज्वल है। तो ये होता है दोस्तों समान दो व्यंजन आ जाए वही क्या कहलाते हैं? द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि किसी भी वर्ग के दूसरे तथा चौथा व्यंजन क्या है दोस्तों। हम यहाँ पर एक ऐसा लिखेंगे कि किसी भी वर्ग के दूसरे तथा चौथा वर्ग के जो है ना दोस्तों कि वर्ग से उनका द्वितीय व्यंजन नहीं बनता है। तो कैसे नहीं बनता है, कौन कौन से वर्ग से? द्वितीय, दूसरा और चौथा। तो देखिए दूसरे और चौथे व्यंजन का द्वितीय व्यंजन नहीं बनता। तो हम देखेंगे आगे कि पूछा गया कि किसी भी वर्ग के दूसरे, तो ये हो गया दूसरा दोस्तों, ये हो गया दूसरे, तथा चौथे वर्ण, तो ये हो गया हमारा चौथे वर्ण। ये हो गया दोस्तों में दूसरे और चौथे वर्ण का द्वितीय व्यंजन नहीं बनता है। इनको छोड़कर इनके अलावा सारे चीज़, जैसे मान लीजिए ये क आ गया दोस्तों, तो ये आ जाएगा चक्कर, ये हो गया चक्कर, चम्मच, चम्मच भी हो जाएगा, फिर इसमें टक्कर त भी हो जाएगा दोस्तों, प भी हो जाएगा, सभी में जैसे दोस्तों सभी में हो जाएगा द्वितीय व्यंजन। लेकिन जो ये है दूसरा और चौथे से नहीं बनेगा। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे व्यंजन गुच्छ। क्या देखेंगे? व्यंजन गुच्छ। चलिए व्यंजन गुच्छ। फिर हमारे दोस्तों अब अगला टॉपिक हमारा आगे रहेगा। ये टॉपिक के बाद हो सकता हम संधि स्टार्ट करने वाले हैं। अगला क्या है? व्यंजन गुच्छ। तो व्यंजन गुच्छ की डेफिनेशन क्या है? जब किसी शब्द एक साथ दो असमान व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं। क्या है दोस्तों डेफिनेशन? कि जब किसी शब्द एक साथ दो असमान व्यंजन, क्या पूछा गया? दो असमान व्यंजन का प्रयोग किया जाता है तो उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे दो असमान व्यंजन कौन कौन से कैसे आते हैं दोस्तों? देखिए अगर पूछा जाए कि यहाँ पर दो असमान व्यंजन, यहाँ पर देख लीजिए क्लासेस, तो ये हो गया है दोस्तों व्यंजन गुच्छ। क्या हो गया कि ये जो है दोस्तों दो असमान व्यंजन है। ये दोस्तों क्या है? दो असमान व्यंजन है, समान नहीं है।
समान हो तो दोस्तों ये है, समान आपको बताया था ये हो गया है दिल्ली, ये समान व्यंजन है, ये असमान व्यंजन है। क्या दोस्तों? असमान व्यंजन। तो इन्हीं को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे क्लासेस है, आगे है और भी प्रत्यय है और दोस्तों और देखिए कौन सा आ रहा है, प्रत्यय है। प्रत्यय के बाद में मान लीजिए इंदौर है। क्या है? इंदौर है। ये हो गया है असमान व्यंजन। क्या है दोस्तों? असमान व्यंजन। इंदौर प्रत्यय ये हो गया है असमान व्यंजन। अब आगे देखिए वर्ण संगम। दोस्तों वर्ण संगम क्या होता है? वर्ण संगम की डेफिनेशन देखेंगे हम कि वर्ण संगम डेफिनेशन के साथ समझेंगे, उसके बाद हम वर्ण संगम कैसे किया जाता है ये समझेंगे कि क्या होता है। देखिए दो शब्दों के मध्य दिए जाने वाले विराम को वर्ण संगम कहते हैं। दोस्तों ऐसे शब्द जो मतलब कि दो शब्द दिए हैं उनके विराम क्या है दोस्तों? उनके बीच में है ना, मध्य यानी कि बीच में दिए जाने विराम को वर्ण संगम कहते हैं। इसका महत्व उच्चारण व लेखन की दृष्टि से होता है। कैसे होता है दोस्तों? इनका उच्चारण इनका उच्चारण व लेखन की दृष्टि से होता है। तो कैसे होता है देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा एक ये और दूसरा ये सेंटेंस लिखा कि देखिए यहाँ पर निकल के आएगा कि पढ़िए पहले तो, वह बैल गाड़ी खींचता है। तो आपके मन में ये आया होगा कि वह बैल गाड़ी खींचता है। कौन खींचता है? बैल खींचता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर कि बैल आएगा यहाँ पर। चलो ठीक है, यहाँ पर आया है, ये बैल आया है। ठीक है, कि वह बैल गाड़ी खींचता है। तो कौन खींचता है गाड़ी? बैल खींचता है। आगे देखिए वह बैलगाड़ी खींचता है। यहाँ पे क्या निकल के आए दोस्तों कि वह बैलगाड़ी खींचता है। क्या खींचता है? बैलगाड़ी खींचता है। तो हमको ये पता चल रहा है दोस्तों कि वह बैलगाड़ी खींचता है। तो कौन बैलगाड़ी खींचता है? इसमें दोस्तों कोई कुछ नहीं निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि कोई खींचता होगा, हमें नहीं पता है, कोई और। यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर निकल के आ रहा है कि कोई और बैलगाड़ी खींच रहा है, हमें नहीं पता है। यहाँ पर लिखने में देखिए दोस्तों यही है हमारा वर्ण संगम। तो वह बैलगाड़ी की क्लास यही हम रखते हैं और अगली क्लास हमारी रहेगी संधि स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आप लोग संधि स्टार्ट पढ़ना चाहते हो तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा संधि को। ऐसे याद कीजिए कि मैं नियम के साथ संधि करवाऊंगा आपको दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पिछला वीडियो नहीं देखा होगा दोस्तों तो आपको मैं आई बटन में यहाँ पर राइट साइड में आई बटन में लिंक दे दूँगा, तो पिछला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।